going to start today is states of matter. तो जब हम states of matter टॉपिक देखेंगे तो इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, states और matter. किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसके डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है. जो भी उसका टॉपिक का नाम है उसे हमें अच्छे से समझना है. तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, स्टेट्स और मैटर. तो चलिए समझते हैं कि दोनों डिफरेंट वेज में कि क्या है मैटर क्या होता है. कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास हो उसे कहा जाता है मैटर. जैसे कि ये पेन, क्या ये पेन स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल. क्या इसका कुछ मास है? बिल्कुल. तो ये क्या है? मैटर है. आपके पास में जो नोटबुक है, क्या उसका कुछ मास है? बिल्कुल है. और क्या वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है? यस. तो वो भी एक मैटर का एग्जाम्पल है. वाटर का कोई मास है? बिल्कुल है. तो वाटर जो है हमारा वो भी क्या है? एक मैटर है. इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है. तो ये तो हो गए मैटर के एग्जाम्पल्स. तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं. एनीथिंग that has mass and occupies space उसे हम कहते हैं मैटर. क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो ये है कि मैम आपने बोला वाटर भी एक एग्जाम्पल है मैटर का, आपने बोला पेन भी एक एग्जाम्पल है, बट मैम वाटर तो लिक्विड है, राइट? और पेन तो एक सॉलिड है. तो मैम ये दोनों मैटर कैसे है, या फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें मैटर के ये डिफरेंट टाइप्स में? उसके लिए हम वर्ड जो पढ़ेंगे वो है फेज. ठीक है? तो सबसे पहले हम फेज पढ़ेंगे और जो फेज होगा वो हमारा स्टेट्स को डिफाइन करेगा. तो स्टेट्स समझने के लिए पहले हमें मैटर का फेज समझना पड़ेगा. चलिए मैटर का फेज समझते हैं. ये क्या है आपके पास में? लिक्विड है. अगर मैं इस वाटर के अंदर कुछ शुगर डालती, ठीक है, ये देखिए मैंने शुगर डाला, ठीक है, हमने शुगर डाल दिया. जब आप इसको मिक्स कर लोगे, जब हम शुगर को मिक्स कर लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में ना एक मिक्सचर बना है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. ऐसा तो नहीं है कि जो आपका शुगर सोल्यूशन है उसकी एक अलग लेयर बन गई है और आपके वाटर की एक अलग लेयर बन गई है. बिल्कुल नहीं. ये एक होमोजेनस सिस्टम है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है आपको मिक्स होने के बाद में भी. ये होता है आपका होमोजेनस मिक्सचर. और ये होमोजेनस मिक्सचर जो होता है ये आपका एक फेज है. ये क्या है? आपका एक फेज है. तो इसे कहते हैं फेज. तो ऐसे ही आप अगर देखोगे तो मैटर के बहुत सारे डिफरेंट फेजेस होते हैं. ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ओके, तो जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो है मैटर. मैटर को और डीपली अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O. ठीक है? तो H2O सोचते हैं सबसे पहले क्या है दिमाग में? लिक्विड. बिल्कुल सही. हम यही सोचते हैं H2O इज लिक्विड, राइट? लेकिन H2O जो है वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और वो डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है. वो लिक्विड फेज में भी एग्जिस्ट करता है, वो सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट करता है और वो आपका गैस फेज में भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है? सॉलिड में वो आपका आइस के फॉर्म में होता है, गैस आप देखोगे यहाँ पे, लिक्विड आपका आ गया है. ये बात हमें समझ आ गई है. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका H2O है वो 3 फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? वो कहां पे? वो आपके 3 डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि मैम हमने मान लिया कि वो सॉलिड फेज में भी है, लिक्विड फेज में भी है, गैस फेज में भी है, बट मैम ये डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? Why? What is the reason that your matter can exist in 3 different phases? So let's just discuss about that. Okay? तो जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो आपका फेज होता है वो दो चीजों का फंक्शन होता है. और वो 2 चीजें क्या है? एक है आपका थर्मल एनर्जी और एक है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको अच्छे से समझते हैं. थर्मल एनर्जी. अगर आप थर्मल एनर्जी वर्ड देखोगे तो थर्मल वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि जो आपका थर्मल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, राइट?
ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि जो फेज है उसमें थर्मल एनर्जी हमारा कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, राइट। सिमिलरली अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे, कोई भी चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब आती है? जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, करेक्ट। अट्रैक्शन कब होगा? जब दो चीजें पास आएंगी। फोर्स वर्ड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अट्रैक्शन बिकॉज फोर्स कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो, बट अगर आप अट्रैक्शन की बात करोगे तो वहां से हमें समझ आ रहा है कि दो चीजें पास आ रही है, एक ऐसी फोर्स है जो उनको पास लेकर आ रही है। तो ये जो आपका है ये डिपेंड करता है आपके प्रेशर पे, दैट इज आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई है, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। थर्मल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। चलिए, ये हमारे पास लिखा हुआ भी आ गया। आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का टेम्परेचर बढ़ा दो, आप इमेजिन करो आपने दो मॉलिक्यूल्स हैं, आपने उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होगा? वो एक दूसरे से एनर्जी आ गई ना, ऑब्वियसली एनर्जी आ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। तो जब किसी में एनर्जी आ जाती है तो क्या होता है? बहुत दूर दूर जाते हैं, रैंडम मोशंस करते हैं, राइट। तो जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। तो एक बात हमें समझ आ रही है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, और हमारी थर्मल एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी वो क्या करेगी? जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, आपके एटम्स हैं, उनको दूर ले जाएगी। अगर आप दूर जा रहे हो तो आप सॉलिड स्टेट फेज की तरफ जा रहे हो या लिक्विड फेज की तरफ जा रहे हो या फिर गैस फेज की तरफ जा रहे हो? हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं। दैट इज ऑन इंक्रीजिंग योर टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग योर थर्मल एनर्जी, एंड ऑल्सो आप कहां से कहां जा रहे हो? आप अपने सॉलिड फेज से जा रहे हो अपने गैस फेज की तरफ। क्लियर है ये बात हमें? बिल्कुल। चलिए, इसके बाद में अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर किस पे डिपेंड क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। प्रेशर इंक्रीज कीजिए, पार्टिकल्स पास पास आएंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? बढ़ गई। अगर मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स मेरे क्या होंगे? क्लोज आएंगे। बिल्कुल सही, वो आपके क्लोज आ रहे हैं। तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं तो आप कौन से फेज से कौन से फेज की तरफ जा रहे हो? जल्दी सोचो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो आपका गैस फेज है आप वहां से जा रहे हो अपने सॉलिड फेज की तरफ। वेरी गुड। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा, जो हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि जब भी दो फोर्सेस हर मॉलिक्यूल में, हर जगह पे, हर मैटर में ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उनकी शेप कौन डिसाइड करता है कि दोनों में से कौन सी फोर्स जो है वो प्रीडोमिनेट कर रही है दूसरी को, कौन सी फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर, और वही डिसाइड करती है कि आप सॉलिड फेज में होगा मैटर, लिक्विड फेज में होगा या फिर गैस फेज में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। चलिए अब आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं आपको आंसर्स नहीं बता रही हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मैं आपसे मास की बात करूं तो हम मास ना तीनों का सेम लेकर चलते हैं ताकि हमारी स्टडी थोड़ी इवन हो जाए, ठीक है। तो मैंने तीनों का मास क्या किया? सेम ले लिया। ओके, अब मैं आपसे बात करती हूँ शेप की। चलिए मुझे बताइए कि अगर मेरा मैटर है जो सेम मास का है तो सॉलिड फेज में अगर वो है तो क्या उसकी शेप कैसी हो गई? फिक्स हो गई। बिल्कुल सही, तो वो क्या है? फिक्स्ड है। अगर मैं आपसे लिक्विड की बात करती हूँ तो लिक्विड अगर आप इमेजिन करो तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या उसकी शेप फिक्स होती है? बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल सही, ये हमें समझ आ गया कि वो जिस भी कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को डाल दोगे वो उसी की शेप ले लेगा। आप एक ट्राइंगुलर कंटेनर के अंदर भी अपना वाटर डालो, वो ट्राइंगुलर कंटेनर की शेप ले लेगा। आप उसे एक सिलेंड्रिकल में डालो, वो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर की शेप ले लेगा। बिल्कुल सही। अगर सेम मैं आपसे गैस की बात करूं तो गैस का क्या है? क्या उसकी शेप फिक्स होती है? बिल्कुल नहीं, वो भी जिस भी कंटेनर के अंदर डालोगे उसी की शेप ले लेगा, दैट इज कंटेनर। करेक्ट। अब आप वॉल्यूम की बात करो। वॉल्यूम मुझे बताओ, क्या एक सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है? बिल्कुल, वो उसकी फिक्स होती है। अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो लिक्विड में क्या होगा? क्या उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है? बिल्कुल सही। आप पानी अगर 2 ml ले रहे हो तो वो 2 ml ही रहता है,
राइट। वो आप अगर एक बड़े कंटेनर में डालोगे तो वो कम दिखेगा हमें, अगर आप ज्यादा में छोटे में डालोगे तो वो ज्यादा दिख जाएगा, बट उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड है। तो वॉल्यूम क्या होती है आपकी, लिक्विड की फिक्स होती है, लेकिन गैस की वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर डालें, जिस भी वॉल्यूम के कंटेनर में डालते हैं, गैस उतनी ही वॉल्यूम ले लेता है। ओके, तो अब हमने ये देख लिया कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में से किसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, किसकी शेप फिक्स होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि मैम वॉल्यूम कैसे फिक्स हो सकती है, शेप कैसे फिक्स होती है, कुछ फेजेस की शेप फिक्स है, कुछ फेजेस की वॉल्यूम फिक्स है। तो जरा हमें समझाइए कि ये कैसे है। बिल्कुल हम ये समझेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा वॉल्यूम फिक्स। अब हमारी वॉल्यूम कैसे फिक्स होती है, आप इमेजिन कीजिए कि हमने दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं, ये है हमारा ए मॉलिक्यूल, ये है हमारा बी मॉलिक्यूल, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो जब मैं वॉल्यूम फिक्स की बात करती हूँ तो मेरा जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, बिल्कुल सही है। हमारा अगर दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी मूव कर सकता है, बट अब कंडीशन क्या है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के मूव करने की, वो ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर रहेगा तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, फिक्स होगा। दैट इज ये पूरा का पूरा हमारा एक साथ मूव कर सकता है विद द कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर। चलिए, वॉल्यूम फिक्स हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं शेप फिक्स की। जब आप शेप फिक्स की बात करते हैं तो शेप फिक्स के अंदर हमने 4 मॉलिक्यूल्स लेकर आपको समझाने की कोशिश की। अगर 4 मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूंगी तो यहाँ पे जो मेरे ऑरेंज कलर से आपको दिख रहे होंगे पॉइंट्स, वो है आपके मीन पोजीशंस, आपके चारों मॉलिक्यूल्स की मीन पोजीशंस है। तो यहाँ पे अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हमारा ये मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह पे इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकता है। अगर आपकी शेप फिक्स है तो वो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकता। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, हम हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। हमारी बॉडी बोन से बनी है, हमारे बोन्स की भी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। इमेजिन कीजिए कि आपके जो बोन्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर दें। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया तो क्या आपकी बॉडी की जो एक डेफिनेट शेप है वो शेप मेंटेन रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम केस जो होता है वो होता है आपका सॉलिड्स के अंदर। अब इमेजिन कीजिए कि जो ये मॉलिक्यूल है आपका, ये मॉलिक्यूल आपका ऐसे मूव जरूर कर सकता है अपनी मेन पोजीशन पे, लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। ये होती है आपकी शेप फिक्स्ड। दैट इज आपके मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, वो उसके अराउंड सिर्फ वाइब्रेट कर सकते। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। जब हम आगे देखेंगे तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होती है वो एक फंक्शन होता है ऑफ टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी वॉल्यूम है वो एक फंक्शन है टेम्परेचर का, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर का। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो हम देखेंगे कि हमारे पास में एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, एक नंबर ऑफ मोल्स और एक प्रेशर, हमारे पास में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? हमारे पास में टोटल 4 वेरिएबल्स है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये हमारे पास में 4 वेरिएबल्स आ गए। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछूं तो आप क्या देखोगे? जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो क्या होता है? आपके गैस की वॉल्यूम क्या होती है? बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारे वॉल्यूम जो है हमारी गैस की वो बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया, तो जब मैं नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाती हूँ तो भी मेरी वॉल्यूम गैस की बढ़ जाती है। सेम अगर हम प्रेशर की बात करें तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारे वॉल्यूम ऑफ माय गैस विल बी डिक्रीज्ड। यस, आप इमेजिन कीजिए आपने प्रेशर लगाया, आपकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी गैस की वॉल्यूम है वो टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर तीनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट?
जबकि टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर की वैल्यू क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो यहां से हमारे पास में एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ये जो हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं ये हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम के बारे में जरा मुझे बताइए, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इन चारों वेरिएबल से हमें एक इक्वेशन मिल सकती है, दैट इज वो किसको डिफाइन करते हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। जरा इमेजिन कीजिए आप लोग, यहां पे मैं आपसे पूछती हूं कि मेरे पास में टेम्परेचर है, ठीक है, मैंने टेम्परेचर ले लिया एक बार के लिए, आप इमेजिन कीजिए मैंने 300 केल्विन टेम्परेचर लिया। अगर मैं प्रेशर लेती हूं तो आप कितना ले, 2 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स ले लिया हमने 1, तो जब मैं इन तीनों को फिक्स कर दूं, इनकी वैल्यूज को मैंने फिक्स कर दिया, तो क्या वॉल्यूम की क्या वैल्यू आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, राइट। जब आपने 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसके ऊपर आपकी वॉल्यूम डिपेंड कर रही है, आपने उन तीनों को फिक्स कर दिया, तो आपकी वॉल्यूम की भी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही, हमारे वॉल्यूम की भी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो यहां से जो ये चारों हैं आपस में मिलकर क्या बता रहे हैं हमें, वो हमें बता रहे हैं स्टेट ऑफ अ गैस। वो क्या बता रहे हैं हमें, स्टेट ऑफ अ गैस। यहां पे हमें समझ आया कि फेज के अंदर होती हैं स्टेट्स, दैट इज एक गैसियस फेज है, और उस गैसियस फेज के अंदर अगर हम पैरामीटर्स को फिक्स कर दें तो हमें क्या मिलती है, एक पर्टिकुलर स्टेट। सिमिलरली अगर अब मैं टेम्परेचर को 300 केल्विन ही रखूं और मैं प्रेशर को 4 एटमॉस्फेयर कर देती हूँ और मैं नंबर ऑफ मोल्स को भी क्या कर देती हूँ, 1 कर देती हूँ, तो अब क्या होगा, अगर मैं यहां पे आपसे वॉल्यूम की बात करूं तो क्या वॉल्यूम की वैल्यू पहले जैसी आएगी, बिल्कुल नहीं। अब आपका प्रेशर क्या है, बढ़ गया है, तो आपकी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो प्रेशर पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपकी एक वॉल्यूम की वैल्यू आएगी जो पहले वाली से डिफरेंट होगी, दैट इज ये भी एक डिफरेंट स्टेट को डिफाइन करेगा। तो आप यहां से क्या समझ सकते हो, यहां से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आ रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक फेज के अंदर कितनी स्टेट्स हो सकती है, मैं कितनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकती हूँ, इनफाइनाइट। तो वही बात होती है कि हमारे एक फेज के अंदर इनफाइनाइट स्टेट्स हो सकती हैं, राइट। तो ये होती है स्टेट ऑफ अ गैस, दैट इज इन अ सिंगल फेज यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, तो अब हमें पूरा क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द स्टेट ऑफ अ गैस इज डिफाइंड बाय फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ ऑल दीज 4 वेरिएबल्स, करेक्ट। इफ एनी ऑफ द वेरिएबल इज चेंज्ड, द स्टेट ऑफ द गैस वुड चेंज। इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है, हमें समझ आ गया है, अगर हमने एक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया, हमारी एक डिफरेंट स्टेट आ जाएगी। Therefore, a gas can have infinite number of states within the same phase. Okay, clear. तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ वॉल्यूम टुवर्ड्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हमें ये पता है कि ये चारों वेरिएबल्स मिलकर एक स्टेट ऑफ गैस को बताते हैं, बिल्कुल सही है। हमने ये देख लिया कि अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, यहाँ पे मैं टेम्परेचर की बात करूं और मैं प्रेशर की बात करूं, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हैं तो आपकी वॉल्यूम बढ़ती है, बिल्कुल सही। मैं नंबर ऑफ मोल्स को खुद से चेंज कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो भी मैं खुद से कर सकती हूँ, बिल्कुल सही है। अगर मैं प्रेशर की बात करती हूँ तो प्रेशर को भी मैं खुद से चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे वॉल्यूम की बात करूं तो क्या मैं वॉल्यूम को खुद से चेंज कर सकती हूँ? नहीं। यानी कि वॉल्यूम जो है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो वॉल्यूम क्या है, आपका एक रिजल्ट है। ये किसका रिजल्ट है? आपके इन 3 वेरिएबल्स के चेंज होने से आपका वॉल्यूम चेंज होता है।
यानी कि वॉल्यूम आपका एक रिजल्ट है। वॉल्यूम इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे आपके ये इंडिविजुअली प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे वॉल्यूम रिस्पॉन्स करता है। जब इनके चेंज आते हैं तो आपके वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका इफेक्ट पढ़ते हैं? हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं। तो प्रेशर के इफेक्ट के लिए हमारे पास में यहाँ क्या है? एक पिस्टन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि मैं इस पिस्टन को नीचे लेकर आ रही हूँ, दैट इज हम क्या कर रहे हैं? हम इस पिस्टन को नीचे ला रहे हैं। अगर हम इस पिस्टन को नीचे लाएंगे तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? दैट इज अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हमारे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दैट इज मैं यहां से ये बात बोल सकती हूँ कि जो मेरा वॉल्यूम है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे प्रेशर के। बिल्कुल सही, ये चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर के डिपेंडेंसी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के चेंजेस। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का बात करोगे, अगर आपने किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बिल्कुल, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस की? आपकी गैस की वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, हमें पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आती है। गैस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आई तो वो क्या होंगे? वो दूर दूर जाएंगे, दैट इज आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की। जब आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो आप इमेजिन कीजिए आपने गैस के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहे हो दैट इज आप उसकी अमाउंट को बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हमें ये भी पता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो हमारी वॉल्यूम भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट एज अ नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग आवर वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग। दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये आ गई तीनों के ऊपर डिपेंडेंसी। ये कब आई? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बोली भी नहीं और आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। ये जो 3 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वॉल्यूम की, प्रेशर के साथ में, टेम्परेचर के साथ में और नंबर ऑफ मोल्स के साथ, मैंने जब फर्स्ट केस की बात की, जब मैंने इस केस की बात की, तो यहां मैंने क्या कहा? मैंने वॉल्यूम और प्रेशर की बात की, मैंने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स की तो बात ही नहीं की। उनका क्या? अगर वो बढ़ गए तो हमारे वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट ले रहे हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। जब ये कंडीशन होगी तो हमारी ये कंडीशन वैलिड होगी। सिमिलरली अगर अब मैं आपसे सेकेंड केस की बात करूं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को क्या समझ रहे हैं? कांस्टेंट समझ रहे हैं। तो यहां हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अगर अब हम थर्ड केस की बात करें, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की, तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पे हम हमारा प्रेशर और टेम्परेचर को क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, हमने तीनों इक्वेशंस की बात करी। ये तो तब था जब 2 अलग पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट हो। व्हाट इफ अगर वो तीनों सब चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा? उस केस में हम क्या करेंगे? हम तीनों इक्वेशंस को एक साथ मर्ज करेंगे। जब हम इनको एक साथ मर्ज करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? हमारा जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा NT/P, राइट? यहां से हमारा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया प्रेशर के। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगा सकते हैं अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है। बिल्कुल सही। चलिए, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, जो लगता है यहाँ पे, वो होता है R NT/P। यहाँ पे R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, ठीक है।
तो R क्या है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे R की बात करें तो जो हमारा R होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V P बाई N T, राइट, ये होगा। R हमेशा कांस्टेंट रहेगा, R इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो मैं यहां से बोल सकती हूं कि जो मेरा N T बाई V फैक्टर जो होगा वो भी उतना ही इंक्रीज होगा जितना कि मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा, ताकि R की वैल्यू हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जो हमारा R होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि यहां से हमने देखा कि हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई जिसको हम बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। क्या आ गई हमारे पास में इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अब जो ये इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हम आगे स्टडीज करेंगे, और इस इक्वेशन का एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया है। इस इक्वेशन के बारे में हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कमेंट डाउन कि आपको और क्या क्या पढ़ना है, हम जरूर उस पर वर्क करेंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।